नमस्ते। देश का सबसे बड़ा टेलीविजन न्यूज नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज चैनल पेश करता है देश का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। लेकिन ये कोई रेस नहीं है, कोई दौड़ नहीं है। पत्रकारिता एक दायित्व है, एक धर्म है, एक जिम्मेदारी है। उसे ही निभाने की कोशिश है चौपाल के जरिए। चौपाल यानी संवाद। समस्या अगर है तो उसका समाधान संवाद ही है। इस मंच पर हमारे साथ होंगे सियासत, समाज, सिनेमा, सबके बड़े चेहरे, और होगा संवाद। उस संवाद से जो निकलेगा, उस मंथन से जो निकलेगा, वो होगा चौपाल का हासिल। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी जी का। नमस्ते नितिन जी। नमस्कार। स्वागत आपका। फिर मिल रहे हैं हम चौपाल पे। थोड़ा जल्दी कर लिया हमने, नहीं तो हम तो सुन रहे थे कुछ दिन बाद आप वो पानी वाली गाड़ी से आते, हाइड्रोजन वाली, कि जो पानी से हाइड्रोजन अलग करेगी और ऑक्सीजन अलग करेगी और उस पर चलेगी। जल्दी आने वाली है? नहीं, गाड़ी आने के लिए टाइम लगेगा, पर पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होकर ये गाड़ी चल सकती है, इस पर आज लोगों का विश्वास नहीं है। तो मैंने एक कंपनी को रिक्वेस्ट की और उनकी हाइड्रोजन पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी दिल्ली में आई है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इंडियन ऑयल का फरीदाबाद का जो सेंटर है वहाँ तैयार होता है। वो दिसंबर एंड तक वो अवेलेबल करके देंगे। 1 किलो में 180 किलोमीटर चलती है। और एक पायलट प्रोजेक्ट करके मैं उसको उपयोग में लाकर आप जैसे लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 1 किलो में वो 180 किलोमीटर चलेगी और उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई स्पीड अच्छी होगी, पेट्रोल डीजल की तुलना में काफ़ी अच्छी होगी। ये स्वदेशी ईंधन होगा। तो और उसमें चौपाल है करके आपको बता रहा हूँ कि ये जो गंदा पानी है, जो टॉयलेट का है, सीवेज का है, तो हमारे यहाँ नागपुर शहर में हम उसको पिछले 6 साल से बेचते हैं रिसाइकलिंग करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को। तो हमको 300-325 करोड़ रॉयल्टी मिलती है गंदा पानी बेचकर। तो वहीं हमारा जो कचरे का डिपो है उसके ऊपर हम सोलर पैनल लगाकर एक पायलट प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर पावर सस्ती हो जाएगी, क्योंकि रूफ टॉप सोलर होगा और गंदा पानी फुकट में होगा। और अब इलेक्ट्रोलाइजर हमारे यहाँ देश में काफ़ी स्टार्टअप बनाने लगे हैं और उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होगा और उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और उसमें नागपुर की बस ट्रक चले, ऐसा प्रोजेक्ट को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अनेक नगर परिषद क्षेत्रों में, महानगर पालिका के क्षेत्र में, गाँव में ये सब हो जाएगा तो निश्चित रूप से प्रदूषण भी कम होगा और उसके साथ साथ फ्यूल भी सस्ता होगा। अभी वो $3 की कीमत कम से कम उसकी जाती है, पर मेरा अंदाज है कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो ये 50-60 रुपए किलो तक आ जाएगा, सबसे सस्ता फ्यूल होगा। तो यानी आप कह रहे हैं कि 1 किलो हाइड्रोजन में 180 किलोमीटर,
दिल्ली या नागपुर से दिल्ली में कितने किलो लग जाएगा? 3-4 किलो में हो जाएगा? नहीं, ये पहली बात तो ऐसा है कि ये जो होगा, ये हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन अब इतने हाईवे पर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे दिल्ली में गाड़ी है, जैसे आपकी गाड़ी है, आप पेट्रोल की गाड़ी लेकर जा रहे होंगे तो 10 रुपए 1 किलोमीटर, अगर डीजल की जा रहे तो 7 रुपए पर किलोमीटर, और इलेक्ट्रिक पर जा रहे तो 1 रुपए पर किलोमीटर, और ग्रीन हाइड्रोजन पे जाएंगे तो शायद 70-80 पैसे पर किलोमीटर। तो ये डीजल और पेट्रोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और चौपाल में बताना चाहूँगा कि हमारे जो ट्रैक्टर है, ये जो परली जलाते हैं, तो अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू हो गए। ये 5 टन परली से 1 टन बायो LNG या बायो CNG तैयार होता है। और देश का पहला ट्रैक्टर मैंने अपने खुद का डीजल का ट्रैक्टर बायो CNG पे कन्वर्ट किया है। तो एक किसान की 1.25 लाख रुपए की बचत होगी। और ये जो लाखों टन परली हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो जलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, उसके कम से कम 700-800 इंडस्ट्री आएगी। और यहाँ हम जो गैस इंपोर्ट करते हैं, उसके बजाय हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा और उसका इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये होगा, ये कब होगा? इसमें एक ही बात मैं आपको कह सकता हूं कि जो मैंने 7 साल में कहा है वो क्या नहीं हुआ, ऐसा एक भी बात आप मुझे बताइए। तो मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि ये निश्चित रूप में आने वाले 2-4 साल में होगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा था, तो आज आ गई। मैं अभी आपको बताता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले 2 साल में हमारी पेट्रोल की कार, ऑटो रिक्शा और स्कूटर, और इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, तीनों की कीमत 2 साल के अंदर लगभग समान होगी। तो ये पेट्रोल डीजल की गाड़ी अगर कोई अभी लेने की सोच रहा है तो वो छोड़ दे? नहीं सर, ये सब चलता रहेगा। देखो, किसी को हम बंद नहीं कर रहे हैं। जो कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, एक फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी लाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एथेनॉल भी डलेगा। हाँ, और उसमें ऐसा है कि ब्राजील, कनाडा और USA में ऑलरेडी ये जितने ब्रांड है, BMW, टोयोटा, होंडा, हुंडई, ऑल, इनकी गाड़ियों में फ्लेक्स इंजन है। उसकी कीमत पेट्रोल गाड़ी के बराबर है। उसका अर्थ ऐसा है कि आप गाड़ी में 100% पेट्रोल डाल सकते या 100% इथेनॉल डाल सकते हैं। तो 100% पेट्रोल, तो पेट्रोल का भाव 120 रुपये और इथेनॉल का 60-62 रुपये। थोड़ी कैलोरिक वैल्यू इथेनॉल की कम है, फिर भी 30-35 रुपये की बचत है। इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। और आपको एक कैमरी करके कार है टोयोटा की, तो उसमें क्या है कि 40% वो गाड़ी चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है। तो मेरा जो सुझाव सोच है कि हमारी गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो 40% वही गाड़ी चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी और 100% इथेनॉल पे चलेगी, 100% पेट्रोल पे चलेगी। तो एकदम कंज्यूमर का बहुत बड़ा फायदा होगा। और दिल्ली जैसे शहर में ऑड इवन वगैरह की जो बात होती है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसके पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, उसको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसका पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा। तो फिर चुनाव के टाइम किसका रेट घटाएंगे? चुनाव के टाइम रेट किसका घटाएंगे? क्योंकि पेट्रोल का रेट तो तभी घटता है हमारे यहाँ। देखिए, भारत सरकार ने तो पेट्रोल डीजल के भाव कम किए। कुछ राज्य सरकार जो है, उन्होंने उसमें जो वैट लगता था उसके रेट कम नहीं। आज दिल्ली ने भी कम कर दिया। आज दिल्ली ने कम किए। अब महाराष्ट्र में हमारे अभी तक नहीं हुए। तो सब राज्यों ने अगर, सभी लोगों ने अगर वो रेट कम कर दिए तो कम होंगे। पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, स्वदेशी और स्वावलंबन, जो महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, वही मैं अक्सर बात कह रहा हूं कि चलो गांव की ओर, चौपाल की ओर, और इस देश के किसान को समृद्ध संपन्न बनाओ। और मुझे लगता है कि ये जो अभी 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, 5 साल में ये 25 लाख करोड़ की होने की संभावना है, पेट्रोल डीजल का। हाँ, ये पेट्रोलियम गैस और इसका। और ये अगर हमने 7-8-10 करोड़ भी बचाया तो ये पैसा जाएगा किसानों के घर में। जो राइस से इथेनॉल बन रहा है, कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है, बायोमास से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस से इथेनॉल बन रहा है, मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है, BAV मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है। तो इससे आज देखो हमारे देश की समस्या क्या है। आज आप चौपाल में हमारे ग्रामीण जनता की समस्या ये है कि हमारी MSP से हमारी गेहूं, चावल, मक्का और शक्कर की कीमतें जो है कम है, MSP ज़्यादा है।
हमारे देश में 350 लाख टन चावल हमारे पास पड़ा है स्टॉक में, और इसलिए अब हमको इसके लिए पिछले 2 साल में, हमने इस साल नहीं है, शक्कर हमने एक्सपोर्ट करने के लिए पिछले साल 6,000 करोड़ सब्सिडी दी, उसके पहले साल पिछले साल में 4,000 करोड़ दी। इस साल ब्राजील में ड्रॉट पड़ने के कारण शुगर के भाव अच्छे, तो अभी शुगर एक्सपोर्ट हो रही। तो सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज आवर प्रॉब्लम। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर होगा, इससे देश के कृषि ग्रामीण क्षेत्र का, यानी चौपाल पर बैठने वाले लोगों का आने वाले समय में भला होगा, यही मेरा विश्वास है। ये आपने जैसे टैक्स की बात की फ्यूल पे, उसमें लोगों का ये सवाल रहता है कि इनकम टैक्स की जब विज्ञापन आते हैं, वो कहते हैं हम इनकम टैक्स दीजिए सड़क बनेगी। जीएसटी का विज्ञापन आता है, जीएसटी दीजिए सड़क बनेगी। फ्यूल पे सेस ले लेते हैं पेट्रोल में कि इतने सेस लगाइए हाईवे बनेगा। फिर हाईवे जब बन जाता है उस पर टोल ले लेते हैं। तो फिर वो इतना सारा पैसा जो टैक्स का लिया था उससे तो सड़क बननी थी, सड़क बनने के बाद उस पर टोल क्यों दें? देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और उसकी सच्चाई को समझो। पहली बात तो ऐसी है कि 1,20,000 करोड़ का मेरा बजट है और मैं काम कर रहा हूं 5 लाख करोड़ के। अभी आपको एक उदाहरण बताता हूं, यहां से बहुत से लोग मेरठ से रिलेशन रखते होंगे और आप भी शायद ये रोड पे 16 लेन का रोड बना है, आप कभी गए होंगे। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे। अभी मुझे लोग मिले, मैं अभी जाने वाला हूं उद्घाटन करने के लिए उस रोड पर, तो मुझे लोग मिले कि वो रोड से अब हम 40 मिनट में आए, 45 मिनट में आए। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आपके गाड़ी का इंजन 4.5 घंटे गियर बदल बदल के धुआं फूकते हुए जाता था तो वो कितना फ्यूल कंज्यूम होता था, और 40 मिनट में आए तो कितना बच गया। अगर रोड अच्छा बना, अभी हम लोग कर रहे हैं, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 7 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। ये मैं 2 साल के अंदर आपको एश्योर करता हूं। तो आपकी गाड़ी का इंजन ही कम चलेगा, तो जहां आपको 20-25 लीटर पेट्रोल के बजाय शायद 17 लीटर पेट्रोल पे 18 लीटर पेट्रोल, तो आपका 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी, उसके बदले में आपको टोल देना है, तो नुकसान कहाँ है? दिल्ली आने की बातें हो रही हैं, तो आप आए और आपसे, आप जैसे राजनीतिज्ञ से राजनीति की छोटी सी बात ना पूछें चुनावों के मौसम में, तो ठीक नहीं होगा। ये बताइए सर, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी, कांग्रेस मुक्त ऑपोजिशन सा हो रहा है, अब ऑपोजिशन में भी कांग्रेस मुक्त हो रहा है, लेकिन कांग्रेस मुक्त कैसे हुआ? उधर तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, इधर पंजाब लोक कांग्रेस, कांग्रेस तो खड़ी है, दूसरे रूप में खड़ी हो गई है। देखिए, ये जो शब्दशः अर्थ नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस मुक्त है यानी इस देश में कांग्रेस को समाप्त कर देना, ऐसा नहीं है। अनेक सालों तक कांग्रेस सत्ता में थी और 1947 से लेकर 60-65 साल कांग्रेस को अवसर मिला, पर देश का विकास नहीं हुआ। जिस प्रकार से जनता की अपेक्षा थी उतना विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए अब कांग्रेस की नीतियों से देश का विकास नहीं हो रहा, तो नए अल्टरनेटिव के रूप में अब कांग्रेस के बजाय जो अल्टरनेटिव है उनके साथ अगर मौका मिलेगा तो देश का विकास होगा। इस भाव में, वो स्पिरिट में कही हुई बात है। इसलिए लोकतंत्र में सब पार्टियां रहे, सब काम करें, और जनता की अदालत में जिसमें ताकत होगी, जनता जिसको साथ देगी वो आगे आएगी। और आपको पता है कि क्रिकेट एंड राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी मैं क्रिकेट की मैच कभी बहुत देखता था, तो वो बोल रहे थे अभी इंडिया हार रहा है, और घर में आ गया नाराज होकर, तो 5 बजे पता चला कि इंडिया जीत गया। तो राजनीति में हर आदमी को मौका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो पब्लिक का विश्वास संपादित करके जो लोग अच्छा काम करके कुछ परिवर्तन करके दिखाएंगे तो जनता उनको सपोर्ट करेगी, और जो नहीं कर पाएंगे उनको बदल देगी। और सरकारें आती है, बदलती है, लोग आते हैं, बदलते हैं, ये चलने वाला है। इसमें लोकतंत्र में किसी को मुक्त करके पूरा निकाल देना ये भाव नहीं है। यही है कि जिनको अवसर दिया, जो परफॉर्म ठीक नहीं कर पाए, तो दूसरे लोगों को अवसर देना चाहिए। इस भाव से वो आया। फिर आप लोगों ने उसका अर्थ निकाला कि कांग्रेस को सब जगह से निकाल दो। कांग्रेस एक पार्टी है, वो भी काम करे। हमारे में वैचारिक मतभिन्नता है, पर कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो भी अपना काम करे, हम भी काम करें, बाकी भी पार्टी काम करे। जिसमें जनता का विश्वास होगा, जनता उसको चुन के देगी और वो काम करेंगे।
क्योंकि वहां पहले राहुल जी की चुनौती थी, अब प्रियंका जी चुनौती बन के खड़ी हुई हैं। सर हर आदमी को चांस है। जैसे प्रियंका जी पे आप क्या कहेंगे? राहुल जी पे आपके व्यूज बिल्कुल सर क्लियर मैं है। आपको एक बात बताता हूं, आज कंज्यूमर के सामने सब चैनल ओपन है। पहले एक ही था, दूरदर्शन, तो फिर बाद में एक दो आए, अब इतने चैनल हो गए कि किस पे जाके सुनूं ऐसा लगता है। तो लोगों ने अपना चॉइस कर लिया। तो लोग अभी होशियार हो गए, उनको अपना नेता किसको चॉइस करना है, कौन से पार्टी को चॉइस करना है, किस बात पर वोट देना है। हमारा लोकतंत्र प्रगल्भ बन रहा है और लोकतंत्र में ग्रामीण जनता भी अब अपने सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय सवालों पर उचित निर्णय करने लगे हैं। और लोकतंत्र में माँ बाप सरकार वही है, जनता की अदालत में वो जो निर्णय करेंगे वो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं पड़ता है। क्योंकि कई बार तो इलेक्शन के बाद सरकारें बनती हैं ना। पिछली बार आपको याद होगा, आपका बड़ा रोल रहा गोवा में। अभी फिर वैसा ही रोल होगा। मैं रात को 12 बजे गोवा पहुंचा और सुबह 8 बजे सरकार बन गई थी। अब मैं क्या करूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सो गए थे। इस बार वो वाले नहीं है जिन पे आपने कहा था कि वो सो गए, इस बार दूसरे वाले हैं। देखिए, ये गोवा में हमारे पास 13 एमएलए थे, कांग्रेस के पास 17 थे और विधानसभा किसी को मेजोरिटी नहीं थी। उनको अवसर था कि वो 7 से 8 एमएलए अपने साथ ले लें। हमें अवसर था कि हम 9-10 एमएलए हमारे साथ लाएं। मैं रात को 12 बजे गया। एक थोड़ा सा एडवांटेज हुआ कि मैं गोवा में बार बार जाता रहा, अनेक सालों से मेरे संबंध थे और महाराष्ट्र से गोवा लग कर है। तो जो छोटी पार्टियां थी उनका मेरे ऊपर विश्वास था और उस विश्वास का उपयोग करके मैंने उनको समझाया। रात को 5-6 बजे पक्का हो गया, साइन हो गई। 8 बजे हम लोग गवर्नर को मिले और हमने पत्र दे दिया। तब कांग्रेस वालों की नींद खुल गई, तब पता चला कि सरकार हमारी बन गई। तो अब तो आपके अलावा और भी लोग पहुंचे हुए हैं। केजरीवाल जी पहुंचे, ममता जी पहुंची हुई हैं उसी गोवा में। इतने से गोवा लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जिसको लड़ना है वो लड़ ले। जनता जिसको चुनेगी वो आखिर सिकंदर है। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है सरकार के सामने? चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना बड़ी चुनौती है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बचपन से उनका बड़ा फॉलो करता था। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि सरकारें आएगी बदल जाएगी, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, नेता आएंगे बदल जाएंगे, सांसद बनेंगे बदल जाएंगे, एमएलए आएंगे बदल जाएंगे, पर ये देश यही रहेगा। और इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें देश के लिए काम करना है, केवल सरकार बनाने के लिए काम नहीं करना है। और इसलिए हमारी सोच यही है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इस देश को आगे ले जाना, हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये गीत हम गाते गाते राजनीति में आए। तो पॉलिटिक्स से हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये हमारा कन्विक्शन है। और देश को पुनर्निर्माण करना, दुनिया, इस देश को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, ये सही में मकसद है और यही काम हमको करना है। और मोदी जी के नेतृत्व में काफी गति से हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकारें, राज्य सरकारें काफी बदल हो रहे हैं और काम करने की कोशिश करेंगे और हमारे देश को दुनिया में आगे लेकर जाएंगे, यही प्रयास है। और मुझे लगता है इसलिए चुनाव हारना या जीतना ये बड़ी बात नहीं। देखो, मेरी बात में, मैं साइकिल पे घूमता था, मुझे अभी भी दिल्ली मालूम नहीं है। मैं बीजेपी प्रेसिडेंट बनकर आया तो मुझे एक ही रोड मालूम है जो एयरपोर्ट से यहां से फिरोज शाह रोड पे जाता था। और आज भी मैं 90% दिल्ली नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं कभी आया नहीं। मैं पोस्टर चिपकाता था, मैं दीवालों पर लिखता था, मेरा हस्ताक्षर गंदा था। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, फ्लेक्स बोर्ड नहीं आए थे, तो काले दीवार पर सफेद चूना लगाने का काम करना पड़ता था। तो वो सफेद चूना लगाने के लिए मैं इसलिए फिट था क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब था। तो मैं कहता था कि महात्मा गांधी जी में खराब था वैसा मेरा खराब है। मैं ग्रेट आदमी हूं। तो मैं क्या करता था, चूना मारने का काम मैं करता था और जिसका हैंड राइटिंग अच्छा था वो फिर गेरू या नील से उसके ऊपर लिखते थे। तो ऐसा आदमी जो कभी आया नहीं दिल्ली में, वो मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया और जहां अटल बिहारी वाजपेयी जिस कुर्सी पे बैठे, अडवाणी जी बैठे, उसमें मैं बैठा। तो इसलिए हमारी पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मैं ये मानता हूं कि ये पार्टी केवल मकसद चुनाव जीतना नहीं है, मंत्री बनना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है।
देखो, आपको मैं बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं मुंबई से वहाँ 18 साल था, अब तो मैं मुंबई जाता नहीं, पर मैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मैंने 55 उड्डान पुल बनाया, वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अब मैं उसको भूल गया हूँ। पर जब भी मैं हवाई जहाज में जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई लोग मिलते हैं और वो बोलते ये बनाओ वो बनाओ, तो मतलब मैं मुंबई में नहीं हूँ। ये जैकी श्रॉफ करके फिल्म एक्टर थे, एक दिन मैं हवाई जहाज से आ रहा था तो मेरे पास आ गए और मुझे कहने लगे कि देखो नितिन जी, ये साउथ मुंबई को और मुंबई पुणे हाईवे से जोड़ो डायरेक्ट, ये वीटी से फ्लोरा फाउंटेन से डायरेक्ट उधर जा सकेंगे, तो वो एक ब्रिज बन रहा है अभी। तो मैंने कहा जैकी जी, आपको पता नहीं होगा, आजकल मैं मुंबई में नहीं हूँ, हमारा राज्य भी नहीं है और मैं दिल्ली गया हूँ, तो मैं कहाँ से बनाऊंगा? बोले आपको क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं, मुझे सब मालूम है, पर मेरा एक ही विश्वास है कि जिस दिन आप बनाओगे तो ही बनेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये जो लोगों का विश्वास होता है, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स। तो यही बात, लोगों का विश्वास होता है, यही इंपॉर्टेंट है और इसी पे पार्टी और नेतृत्व का मूल्यांकन होता है। आपने अपने पुराने दिनों की बात की, अब कोई व्यंग्यकार कहेगा कि नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि चूना मैं लगाता था, और चूना लगाने का बड़ा नहीं, चूना है नहीं, वो जो सफेद रंग का चूना जो दीवार पे लगता है वो बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं हमारे यहाँ इसने टोपी पहनाई। हाँ। तो परसों मैं लातूर में था, तो काफी 40-50 हजार की भीड़ थी और मुझे टोपी पहनाई। तो मैंने कहा ये तुमने मुझे आखिर टोपी पहना ही दी। तो कभी कभी एक ही वाक्य के दो अर्थ होते हैं। आप तो महाराष्ट्र से आते हैं और ये सब इतना अच्छा लेते हैं, तो ये क्यों आलोचना होती है कि आपकी सरकार या आपका प्रशासन, आपकी पार्टी व्यंग्यकारों को बोलने नहीं देती, उनको रोकती है, या उनको क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमने नहीं किसी को रोका है। व्यंग्यकार कहते हैं कि हमारे को आजादी नहीं बोलने की। व्यंग्यकार कहते हैं हमको बोलने की आजादी नहीं, हमारे शो कैंसिल हो जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हम किसी को रोकना नहीं चाहते, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, लोकतंत्र, और मैं तो इमरजेंसी के खिलाफ, जयप्रकाश जी के मूवमेंट में मैं स्टूडेंट था और मैंने एक ही साल मेरे कॉलेज का छोड़कर मैं उस आंदोलन में आया हूं। तो लोकतंत्र तो हमारी आस्था है, हमारा आत्मा है, तो ये राइट हम किसी को नहीं रोकने। वो जो अब कहा जा रहा है कि आजादी 2014 में आई, उसको आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा है, आजादी का इतिहास जो है, आजादी 1947 में मिली है, इतिहास कोई बदल नहीं सकता, और आजादी आसानी से नहीं मिली है। उसके लिए अनेक देशभक्तों ने, स्वातंत्रता संग्राम सैनिकों ने, अनेक जनता में से अनेक छोटे मोटे लोगों ने, क्रांतिकारकों ने, उनकी मालिका बहुत बड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर लोकमान्य तिलक तक, महात्मा गांधी से लेकर स्वतंत्र सावरकर तक, चाहे मतभिन्नता हो सकती है मार्गों के बारे में, पर सबने देश के लिए काम किया। उन लाखों लोगों की कुर्बानी से हमको आजादी मिली है, और उस आजादी के बाद अब 75 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो स्वराज्य मिल गया। अब स्वराज्य का रूपांतर सुराज्य में करना, तो वो प्रयास हम कर रहे हैं। वो अभी आपकी नजर में मिल गया या मिलने की ओर है? क्या सुराज्य? देखो, सुराज्य ये कभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं होती। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बीच में पूर्णांक नहीं है, 100% परफेक्शन ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, टू इंफिनिटी। तो हम कितना भी अच्छा करेंगे तो फिर नए सपने आते हैं। अगर मैं एक एक्सप्रेस हाईवे बनाता हूं, लोग बोलते एक तो बनाओ, अब मैं 26 बना रहा हूं, तो लोग बोलते यार वो 26 तो बने, पर मेरे गांव को जोड़ने वाला कब बनेगा? तो लोगों की अपेक्षाएं जितना काम करेंगे उतनी बढ़ती जाती है, और इसलिए देश भी ऐसे ही बनना चाहिए। किसान हो, गांव हो, गरीब, मजदूर, किसान, सबकी प्रगति, विकास होता रहे। लोगों की अपेक्षाएं जैसे विकास ज्यादा और बढ़ती है, फिर उसके बाद धीरे अभी एक चौपाल हो रहा है। मुझे याद है कि मैं जब नया नया आया था तो चौपाल रामलीला मैदान पर होता था। एक जगह मैं आज याद कर रहा था, आज चौपाल 5 स्टार होटल में हो रहा है। तो दुनिया बदल रही है, जो कल था वो आज नहीं, आज है वो परसों नहीं। तो दुनिया के साथ फिर भी अपेक्षा बढ़ती है। अभी अगले बार लोग बोलेंगे अब ताज पैलेस तो हुआ, अगले बार और 7 स्टार कोई होगा, उसमें चौपाल करो। तो ये इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और ये होता रहेगा। एक और जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि, और आप इस पे काफी मुखर हैं बोलने में, कि राजनीति में अब ये हो गया कि फ्री फ्री फ्री, उसने फ्री, इधर फ्री, हम ये फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। एक ये चल रहा है। दूसरा, उसके बाद एक ने दिया तो सब देने लग गए। उसके बाद अब चल रहा है मंदिर मंदिर मंदिर, मैं भी मंदिर जाता हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं, मैं भी आस्था रखता हूं, मैं भी आस्था रखता हूं।
ये क्या है? देखो, जिसको जहां जाना वो जाए। जिसकी आस्था मंदिर में वो मंदिर में जाएगा, जिसकी आस्था मस्जिद में वो मस्जिद में जाएगा, जिसकी चर्च में वो चर्च में जाएगा, गुरुद्वारा में जाएगा। देखो, ये सब क्यों होता है? अब लोग होशियार हो गए। कोई कहीं भी जाए, घर में पति एक जगह वोट देती, पत्नी एक जगह देती और लड़का तीसरी जगह देता। तो अब लोगों के चॉइसेस है, तुम्हारे ये करने से लोग वोट देते, ये सच नहीं है। और धर्म पे वोट नहीं देते लोग। धर्म के नाम पे वोट नहीं देते। देखो, लोग बहुत ही जागरूक है। आपको पता नहीं, ये जो इमरजेंसी के बाद 77 का चुनाव हुआ था, तब आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस और अनेक नेता ऐसा कह रहे थे कि चुनाव पे बहिष्कार डालो, कि चुनाव में आप जीत नहीं सकते और ये इमरजेंसी और कोई हमको बोलने का अधिकार नहीं है। तो जॉर्ज साहब तो जेल में थे, तो बिहार से वो खड़े थे, शायद मुजफ्फरपुर से, तो उनका एक पुतला बनाया था और वो जेल में बंद है ऐसा, और वो घूमता था कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जॉर्ज फर्नांडिस 3.5-4 लाख वोटों से चुन के आए। तो ये जनता है। अमेठी में, रायबरेली में इंदिरा जी चुनाव हार गई, संजय गांधी चुनाव उस समय हार गए। तो जनता अपना निर्णय करने में पूरी तरह होशियार है, और कोई कुछ भी करता रहे, जनता निश्चित रूप से उचित और योग्य निर्णय करती है। पर जो बात आपने कही, ये जो इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। ये फुकट में, वो फुकट में, वो फुकट में, इससे हम लोग, सरकारों के पास कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, हम बैंक करप्ट हो रहे हैं और हम फुकट में बांट रहे हैं। इससे देश का नुकसान होगा। इसके बजाय हम रोजगार निर्माण करें, हम एग्रीकल्चर में किसानों को उनके फसल के अच्छे दाम दें, हम गांवों में उद्योग खड़े करें, प्रगति और विकास के लिए ग्रोथ रेट बढ़ा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, हम रोजगारों के अवसर खड़ा करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके गाँव में हम लोग इंटरनेट लेके जाएं। पर ये क्या, इडली पात्र फुकट में, मिक्सी फुकट में, ये फुकट में, इससे क्या होगा? दिस इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है वो विचारों के आधार पर, और जैसे आपको मैं बात कहूंगा कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, ये करके जनता ने निर्णय करना चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र जो है, आज ये फुकट में मिला, कल वो फुकट में मिला, वो दे देगा, वो भी रॉबिनहुड पॉलिटिक्स है। वो क्या करेंगे कि भाई इसमें से थोड़ा पैसा अलग अलग मार्ग से कमा कर। रॉबिनहुड भी हीरो ही था। रॉबिनहुड भी हीरो ही था, वो जीत भी जाते हैं ऐसे लोग इलेक्शन। सर, अभी नहीं जीत पा रहे हैं। एक बात है कि धीरे धीरे हम एक जागरूक समाज की ओर जा रहे हैं। जैसे अमेरिकन डेमोक्रेसी है या ब्रिटिश डेमोक्रेसी है, और बहुत ही एकदम सेंसिटिव और प्रगल्भ है, कुछ बता नहीं सकते। अब धीरे धीरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है, और हम भी अब उसी की तरफ जा रहे हैं। इसमें गुणात्मक बदल हो रहा है। अब लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। अब लोगों को फुकट में, लोग होशियार है, फुकट में आए हुआ रख भी लेते हैं और जिसको देना है उसको उठ लेते हैं। तो ये लोगों में भी बदल हुआ है। तो अब लोग जो है वो देश और समाज के इतनी वोटिंग करते हैं। हमेशा की तरह विभाग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौपाल में आने के लिए नितिन जी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी राजनीति पर, अपने मंत्रालय पर, इस सरकार पर और देश की दशा पर अपने विचार रखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो चौपाल की शानदार शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका। शुक्रिया किशोर जी। और नितिन जी, मैं चाहूंगी कि आप मंच को बस कुछ पल और दें ताकि आप न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए भेंट हमारी स्वीकार कर सके। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अविनाश कौल, ग्रुप CEO TV 18 एंड MD AETN। मैं चाहूंगी सर आप मंच पर आएं और नितिन जी को न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से भेंट दें। एक बार फिर से शुक्रिया नितिन जी, शुक्रिया किशोर, शुक्रिया मिस्टर अविनाश कौल। तो देश